नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज दो इशू हैं, दो योजना आई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने वहीं से उठाया। एक तो है डीबीटी और एक है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो एक 2013 में एक 2014 के अंदर है। तो अपन दोनों बेसिक में पढ़ेंगे, साथ में एक इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे जो सत्यनिष्ठता का दार्शनिक क्या कहते हैं, महात्मा गांधी, उपनिषद गीता में क्या लिखा हुआ है, अरस्तु क्या बोल रहा है, कांट क्या बोल रहा है। इसी आधार पर अपन डिस्कशन है। आप जुड़े रहिए लास्ट तक, आपका बेसिक कवर होगा और एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको लिखने में और आसानी होगी। चलते हैं कि डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रत्यक्ष के लाभ अंतरण के रूप में बोल रहा है कि डीबीटी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकारी सब्सिडी का लाभ सीधे लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर है। मतलब ये कह रहे हैं कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो रही है यहाँ पे कि सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थियों बैंक के खाते में ट्रांसफर किया जाए, जिससे बिचौलिया भ्रष्टाचार लीकेज समस्या खत्म होगी। इसका उद्देश्य है पारदर्शिता लाना, सरकारी खर्च में बचत करना, लाभार्थियों को सही पहचान करना, समय पर सब्सिडी का लाभ वितरण करते हैं। अब मैं कुछ महीने 10-12 दिन पहले टॉपिक पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाया था। अब मैं दोबारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप और लास्ट तक जुड़े रहिए। देखो बात यह है कि मान लो आपके घर के बाहर कोई कॉलोनी में एक गैस सिलेंडर की गाड़ी आती है जो हर गुरुवार के या शुक्रवार गाँव में सप्लाई करते हैं। अब वो गाड़ी आई, महेश नाम का बंदा या जोशी नाम का बंदा ये गया कहाँ पे, इनकी गाड़ी के पास गया। अब ये गाड़ी के पास गया तो इनको 1100 रुपये दे, कितने, गाड़ी वाले को 1100 रुपये एक बार उसने पूरा दिया। अब जो 300 रुपया कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री जनधन खाता हो या कोई और खाता हो उसके अंदर आएंगे, तो 300 रुपया वापस आया। उसका गैस सिलेंडर कितने पड़ा, 800 रुपये में। तो महेश के पास 300 रुपये वापस आए, तो ये है सब्सिडी, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वापस आपके अकाउंट में गवर्नमेंट पैसे देती है। एक बार आपने 1100 दिया, लेकिन उस गाड़ी के वाले ने आपका एंट्री ऑनलाइन चढ़ गई ऑटोमेटिक, क्यों, डीबीटी ट्रांसफर जो प्रधानमंत्री जनधन खाता आपका जुड़ा हुआ था उसमें आपका 300 रुपये वापस आया। इसको बोलते हैं सब्सिडी। क्या बोलते हैं, सब्सिडी। और यही एक बेसिक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं ताकि भूले नहीं। तो ये सब्सिडी इसलिए ले आएगा, पहले क्या करते थे, डायरेक्ट आपसे 1100 रुपये ले लेते थे और अपने 300 रुपये अपने जेब में रखते थे। आपसे गवर्नमेंट को दिखाया जाता था कि इनसे 800 रुपये लिया, क्योंकि वो ऑनलाइन सटता नहीं था डाटा, तो पता नहीं चलता था। तो इसी के विरोध में बिचौलिया भ्रष्टाचार लिंकेज जैसी समस्या को खत्म किया जा सका। अब प्रमुख उद्देश्य पारदर्शिता में लाना, सरकारी खर्च में बचत, लाभार्थियों की सही पहचान, समय पर सब्सिडी और लाभ का वितरण करना बहुत ही अच्छा है। अब मान लो प्रमुख उद्देश्य की बात की जाए, ये रहा प्रमुख उद्देश्य, पारदर्शिता को लाना, सरकारी खर्च करना, लाभार्थियों की सही पहचान करना, समय पर सब्सिडी का लाभ वितरण करना, ये सारे उद्देश्य था। इसी के विरोध में ये थे। अब मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की जाए तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी लाभ जैसे सब्सिडी, छात्रवृत्ति, जैसे सरकारी लाभ है ना, सब्सिडी, सरकारी लाभ और सब्सिडी और छात्रवृत्ति पेंशन। छात्रवृत्ति पेंशन लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक के खातों में भेजा जाता। मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, बिचौलिए की भूमिका खत्म, प्रभावशीलता, यानी लाभार्थी केंद्रित शासन, अंतिम व्यक्ति तक सेवा में पहुंचाना। तो ये एक बड़ा उद्देश्य है। अब इसके बारे में और जानकारी सुना कि योजना का नाम है ना, ये अपन आगे पढ़ते कि डीबीटी जनधन जो जैसी योजना अभी जो न्यूज़पेपर में आया, उन्हीं की मुख्य बिंदु क्या था कि उनमें यह बताया गया कि 3.48 करोड़ दोनों ने मिलकर डीबीटी और जनधन खाते में 3.48 करोड़ लाख की बचत हुई है, दोनों से मिलकर, कि बिचौलिया खत्म हो गए और अकाउंट में जब पैसा जमा कराते खर्च होना था उतना ही करते थे, बाकी बैंक में पैसे जमा करा चाहते थे। तो ये क्या हुआ, दोनों ने मिलकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और प्रधानमंत्री जनधन योजना के 3.48 लाख करोड़ की बचत हुई, जिससे घरेलू आय बढ़ी, आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, जिससे गरीबी पॉवर्टी से बाहर निकालना आसान हो गया। इसकी संदर्भ में बात करें, निर्मला सीतारमण भी हाल ही में पंजाब के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस में बयान दिया है कि प्रमुख योजना के डीबीटी ट्रांसफर, जनधन योजना के राशन कार्ड लिंकेज, पारदर्शिता, डुप्लीकेट रोकथाम जैसे उपाय है। मतलब ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, बिचौलिया है, डुप्लीकेट रोकथाम जैसे रोकने में ये भूमिका निभाई है। तो इसी के संदर्भ में ये इनकी बात हुई है। अब आगे चलते हैं
कि जो ये योजना है, प्रमुख योजना ये है। अब डीबीटी के अंदर प्रमुख योजना का नाम बताते हैं कि नाम पर डीबीटी के अंदर प्रमुख योजना कौन कौन सी आती है, आपको एक प्रकार याद रखना। मैं यहीं पर आपको समझा रहा हूँ ताकि एग्जाम में कोई आए। एक है पालनहार, क्या है? पालनहार, है ना, ये पालनहार योजना है ना। एक है सामाजिक सुरक्षा, एक क्या है? सामाजिक सुरक्षा, है ना, ये दो योजना। अब तीसरी योजना है उज्ज्वला योजना, क्या है? क्या है? उज्ज्वला योजना। चौथी पॉइंट है छात्रवृत्ति योजना, क्या है? छात्रवृत्ति योजना। पालनहार योजना ये कहती है कि अनाथ और असहाय बच्चों मासिक वित्तीय सहायता में सीधे खाते में, पालनहार योजना में कि मासिक और वित्तीय सहायता सीधे खाते में जाती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग की बातें होती है। वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा की बातें होती है इसमें। उज्ज्वला योजना महिला आभार्थी होती है, क्या होती है? महिला आभार्थी होती है। महिला आभार्थी होती है। छात्रवृत्ति योजना SC ST OBC दिव्यांग छात्रवृत्ति राशि डीबीटी से करवा सकते हैं। अब राजस्थान के डाटा के संबंधी बात करते हैं। लाभार्थी की संख्या 1.5 करोड़। देखो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऐसे में कहीं भी आपकी योजना आए वहाँ एक बात लिख के अपना उद्देश्य या लक्ष्य के बारे में पूछे तो आप ये बात लिख सकते हैं। जैसे डीबीटी के माध्यम लाभार्थियों की संख्या 1.5 करोड़ है। कितनी? 1.5 करोड़। राजस्थान के संदर्भ 1.5 करोड़, ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात है डीबीटी के तहत राशि में 30,000 करोड़ रुपया। कितना? 30,000 करोड़ रुपये है ना। ये दो बातें आपको याद रखनी। ऐप जन सुविधा ऐप के जरिए लाभार्थी की जानकारी ले सकते हैं, है ना। तो आपको ये मोटी मोटी बातें याद रखनी। अब आगे चलते हैं कि भाई प्रमुख तथ्य हैं 348 करोड़ लाख की रुपये की बचत हुई डीबीटी के माध्यम से। लीकेज डुप्लीकेट खाते में रोक लगाकर ये 1200 रुपये योजना डीबीटी 1200 योजना डीबीटी से जुड़ी हुई है। देखो कितनी? 1200 योजना डीबीटी से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार 1200 योजना डीबीटी प्रणाली लागू की है डुप्लीकेट खातों को रोकने के लिए ये लाया गया, जिससे भ्रष्टाचार रोका जाए, रोकथाम उद्देश्य महिला सशक्तिकरण बढ़ा जाए और बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं इसके। लिख सकते हैं किसानों की आय को बढ़ाने में डीबीटी का योगदान है। सब्सिडी को सही सोनियत पहुंचाने के लिए भी डीबीटी का योगदान होता है। छात्रवृत्ति के रूप में कहाँ लागू होती है मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। 44 करोड़ डीबीटी के लाभार्थी हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म लाभार्थी और 1.5 करोड़ राजस्थान में, 44 करोड़ ओवरऑल इंडिया में। डिजिटल प्लेटफॉर्म की लाभार्थी जोड़ने का असर है गंभीर समस्या का समाधान। जैसे इसका समाधान यही है, मैंने बोला ना अभी, यही समाधान क्या है? घोटाला, बिचौलिया, पारदर्शिता कमी, गरीबों को लाभ पहुंचाना, रुकावट को डीबीटी प्रणाली से दूर किया जा सकता है। कब आई थी? 2013 के अंदर आई थी। तो आपको ये याद रखना 2013 में आई थी जिसकी, ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना। अब आगे चलते हैं कि 20 शुरुआत में जब आई थी तब 20 जिलों में लागू थी, उसके बाद इन्होंने दायरा बढ़ा दिया। अब डीबीटी कहाँ लागू होती है? वैसे आपने समस्या पढ़ ली भाई, तो समस्या कहाँ कहाँ आती है? पीएम उज्ज्वला योजना है जो मैंने महेश का एग्जाम्पल देके बनाया, गैस सिलेंडर वाला, आपको याद रखना। पीएम किसान जो मैंने अभी बताया कि यार किसानों की आय को बढ़ाने, भाई किसान मंडी में जाते थे तो उनको मन चाहे जो दाम देते थे। अब एमएसपी पे किसान मंडी में जाता है 15-20 दिन बाद में सीधे पूरे खाते में, जैसे मूंग का भाव 8,000 है तो 8,000 पूरा मिलता है उसको। स्कॉलरशिप छात्रों देख लो, पहले अकाउंट में कहीं और स्कॉलरशिप में स्कूल में आती थी, जिस स्कूल में एडमिशन लिया वहाँ आते थे, अब डायरेक्ट आता है। तो प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को कमीशन देने की जरूरत। खाद्य सुरक्षा की बात करें, फूड जिनको ज़रूरत है उनको ही मिल रहा है। बीच में क्या होता है, लोग ट्रक के माल को पैकेज के माध्यम से ऑफलाइन डाटा सटा के बेच देते थे, तो खाद्य सुरक्षा नहीं होती थी, लोगों तक पहुंच नहीं होती, इसलिए गरीबी ज़्यादा बढ़ती थी। मनरेगा में आप देख लो पैसे डायरेक्ट अकाउंट में आता है, अब बीच में जो हफ्ता वसूली होती थी वो अब नहीं हो रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन आपको पता ही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है, पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा, वय वंदना योजना जैसे बहुत सारी योजना है जिसके सामाजिक सुरक्षा। तो आपको कौन कौन से प्रावधान शामिल है? पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम किसान, स्कॉलरशिप, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, सामाजिक, और टोटल कितनी है? 1200 योजना इसकी जुड़ी हुई है। अब आगे चलते हैं, चुनौतियों के बारे में आ रहा है कि डीबीटी की प्रमुख चुनौतियाँ क्या है।
लागू करने से। समस्या तो आपने देख ली, तकनीकी समस्या बहुत कि बायोमेट्रिक कभी कभी 2G नहीं चलने की वजह से गाँवों में आज भी तकनीकी समस्या है। डिजिटल साक्षरता कमी है, लाभार्थियों को प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, बहिष्कार त्रुटियाँ। क्या होता है? बहिष्करण त्रुटियाँ होती है, वास्तविक लाभार्थी वंचित रह जाते हैं। अब बैंकिंग सेवा की कमी होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक और एटीएम का अभाव होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक और एटीएम में तकनीकी समस्या क्या होती है? तकनीकी समस्या, नेटवर्क व बायोमेट्रिक फेलियर, डिजिटल साक्षरता की कमी, लाभार्थियों की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, बहिष्करण त्रुटियां, वास्तविक लाभार्थी वंचित रह जाते हैं, बैंकिंग सेवा की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक और एटीएम का अभाव होता है। अब आगे चलते हैं। साइबर सुरक्षा जोखिम, डेटा लीक और फ्रॉड की आशंका होती है। साइबर सुरक्षा जोखिम होती है, डेटा लीक और फ्रॉड की आशंका होती है, समन्वय की कठिनाई होती है, कई योजना को समयबद्ध भुगतान नहीं होता है, सांस्कृतिक सामाजिक बाधाएं शामिल होती है, विशेषकर महिलाओं की वृद्धों का अविश्वास, भाषाई समस्या होती है, ऐप की सूचना भाषा के आमजन के लिए कठिन होता है, भाषा के आमजन के लिए कठिन होता है। उसी के संदर्भ में ये बात की जा रही है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है आर्टिकल? आगे आर्टिकल यही कह रहा है कि 44 करोड़, वो वापस वही है, ये रिपीट हो रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की बात की जाए 2014 की बात हो रही। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी स्लोगन क्या है? स्लोगन है मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आई थी। वित्तीय समावेशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब मेरा खाता भाग्य विधाता के रूप में जाना जाता है। अब मुख्य विशेषता है, जीरो बैलेंस पर बैंक खाता की बात की जाए, जीरो बैलेंस की बैंक खाता की बात की जाए, रुपये डेबिट कार्ड और 2 लाख तक की दुर्घटना बीमा होती है, 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। आधार लिंक की, अगर मोबाइल लिंक की विशेषता, ये इनकी विशेषता है किसकी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्या विशेषता आपको लिखनी है? जीरो बैलेंस का बैंक खाता, जीरो में मतलब SBI बैंक का रूल होता है कि आपको 1,000 रुपये न्यूनतम या 500 रुपये दे के खाता खोलना होता है, वहाँ पे ये नहीं खोलना होता, यहाँ पे जीरो बैलेंस बैंक खाता होता है। रुपये डेबिट कार्ड और 2 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा की बात हो रही है, 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा होती है, आधार से लिंकेज, मोबाइल नंबर लिंकेज, ये सब कुछ होगा। ठीक है, आधार लिंकेज और मोबाइल नंबर लिंकेज होती है। प्रत्यक्ष DBT की नींव की तैयार की गई थी। इसी के संदर्भ में ये बात की जा रही है कि जीरो बैलेंस पर बैंक खाता, रुपये डेबिट कार्ड, 2 लाख दुर्घटना बीमा, 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, आधार से लिंकेज, मोबाइल नंबर लिंकेज, प्रत्यक्ष लाभ का अंतरण DBT की नींव तैयार की गई थी। अब आगे चलते हैं। ओवरड्राफ्ट सुविधा कम के उपयोग, खतरनाक जोखिम लेने, पात्रता और नियमों को अनभिज्ञ होता है। ये कह रहा है कि खतरनाक जोखिम लेने, पात्रता के नियमों की जमीन होता है। अब ये लाभ की सीमितता होती है, बीमा और लाभ की योजना को जानकारी कम, उपयोग और कम, है ना। लाभ, तकनीकी समस्या होती है, तकनीकी समस्या ये होती है, आधार लिंकिंग, मोबाइल OTP नेटवर्क से जुड़ा होता है, आधार लिंकिंग, मोबाइल OTP नेटवर्क जैसे मुद्दों को जोड़ा हुआ है। लिंग व सामाजिक असमानता, महिला और वंचित वर्गों तक पहुँच की अभी अंतर है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो ये विशेषता बताई है, जीरो टॉलरेंस बैंक खाता, रुपये डेबिट कार्ड, 2 लाख रुपये, 10,000 ओवरड्राफ्ट, आधार की लिंकेज, मोबाइल नंबर, और ये प्रत्येक लाभ DBT का नींव की तैयार की गई। ये विशेषता है किसकी है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। आपको ये स्लाइड रटनी है। अब मैंने ये ओवरड्राफ्ट बताई, ये सुनौतियाँ है। जैसे अब मैंने यहाँ पे डाला, आपको यहाँ आगे आएगा, शायद वो स्लाइड डली नहीं है, शायद स्लाइड नहीं डली है, तो वो स्लाइड डली नहीं है, तो इसी वजह से ये हो रहा है। तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा वो स्लाइड डालने की। ओवरड्राफ्ट की देखो, ये मोटी मोटी बातें हैं कि भाई लाभ की सीमितता, बीमा और लाभ की योजना की जानकारी कम और उपयोग कम होता है। तकनीकी समस्या, लिंग और सामाजिक असमानता की वजह से अभी तक खातों में इतना, प्रधानमंत्री जनधन खाता बढ़ावा की बात करते हैं, उतना काम नहीं हुआ है। अब अपन आगे चलते हैं कि भाई इथिक्स का टॉपिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इथिक्स का टॉपिक, जिससे क्या होता है कि इथिक्स का टॉपिक पढ़ने से ये होगा कि अपन 4th पेपर में अभी तुरंत एग्जाम है कुछ दिनों बाद, तो उसी के माइंड सेट अपन पढ़ते हैं। सत्यनिष्ठता क्या होता है? आपको कोई पूछ ले सत्यनिष्ठता क्या होता है, तो सत्यनिष्ठता का अर्थ बताया इसने, सोच, वाणी, आचरण की एक रूपता का ही सत्यनिष्ठता कहते हैं। आप क्या सोचते, क्या बोलते हो, आपका आचरण कैसे है लोगों के प्रति,
है ना, वही दिखाता है एक रूपता। ये तीनों शब्द मिलकर एक सत्यनिष्ठता का अर्थ होता है। ये व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्यों की एकता, जीवन के हर क्षेत्र में उनका निष्पक्ष पालन दर्शाता है। मतलब समझ आई? इंटीग्रिटी की बात हो रही है। इंटीग्रिटी बहुत बड़ा शब्द है, आपको लगता है इंटीग्रिटी बहुत शब्द है? इसमें अहिंसा आता है, वाणी आती है, चोस आता है। ये बहुत बड़ा एक बड़ा शब्द है, इसको आप एक 3 शब्दों से नहीं जोड़ सकते, बहुत बड़ा शब्द है। तो आपको याद रखना है कि चोस, वाणी, आसन की एक रूपता को सत्यनिष्ठा करते हैं। यदि ये व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्यों की एकता और जीवन के हर क्षेत्र में उनका निष्पक्ष पालन दर्शाता है, उसको बोलते हैं सत्यनिष्ठा। अब एग्जाम्पल समझते क्या होता है सत्यनिष्ठा। जैसे आचार्य चाणक्य की बात की जाए, किसकी? आचार्य चाणक्य की बात की जाए, किसकी? आचार्य चाणक्य की बात की जाए तो ये कह रहे हैं, चाणक्य साहब कह रहे हैं कि सत्य और नैतिकता शासन और जीवन की नींव माना है, भ्रष्टाचार से दूर रहने का कहाँ है। सत्य, मैंने बोला ना, एक बहुत बड़ा शब्द है, ये कोई 3 शब्दों से मिलनी बहुत है, इसमें सत्य आ गया, है ना। सत्य प्लस नैतिकता, ये सत्य प्लस नैतिकता की बात इसलिए हो रही है कि सत्य और नैतिकता को शासन और जीवन की नींव माना है, जो भ्रष्टाचार को दूर रहने को कहा है ना। अब महात्मा गांधी की बात करें, सत्याग्रह का मूल आधार सत्यनिष्ठा है, सत्य के प्रति निष्ठा है, अहिंसा संभव है। अब आगे चलते हैं कि अपन को एग्जाम्पल समझ, जैसे ईमानदारी की परीक्षा देना, बिना नकल या धोखे किए खुद की मेहनत से परीक्षा पास होना, ये क्या है? सत्यनिष्ठता है। मतलब बिना नकल या धोखे किए खुद की मेहनत से परीक्षा पास होना, ये ईमानदारी परीक्षा देना। अब दुकान का सही माप देना, ग्राहकों को ठगने की बजाय सही माप और वजन देना। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। दार्शनिक आधार कांट, क्या है? कांट क्या कहते हैं अपने सिलेबस में? कांट के अनुसार दार्शनिक आधार सत्यनिष्ठा होता है कर्तव्य नीति सिद्धांत। मतलब इमैनुअल कांट डीनोटोलॉजिकल इथिक्स बोलते हैं, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना बिना किसी निजी लाभ से, निस्वार्थ भाव होना चाहिए। आप कोई भी प्रदर्शन या प्रोटेस्ट में भाग लेते, आपकी भावना कांट के अनुसार ये होना चाहिए, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना। जस्टिस और अनजस्टिस में आपको साथ में रहना पड़ेगा। हर समय आप अनजस्टिस को देख के जस्टिस को अनजस्टिस नहीं बना सकते हैं। समझ में आई बात? सत्यनिष्ठा तभी मानी जाती है जब कार्य नैतिक सिद्धांतों के अनुसार हो। मतलब सत्यनिष्ठता तभी मानी जाती है कर्तव्य कार्य नैतिक सिद्धांत के अनुसार, रूल रेगुलेशन जो पालन होता है उसके अनुसार, और ईमानदारी से है, ईमानदारी से सत्यनिष्ठता, सत्य वाणी सोच विचार के आधार पर ये काम होना चाहिए। उदाहरण की बात की जाए कांट के अनुसार, यदि कोई अधिकारी रिश्वत न ले, सिर्फ इसलिए नहीं कि डर है, बल्कि क्योंकि वह अनैतिक है, इसलिए कोई आदमी आपको, मान लो मुझे प्रलोभन दे रहा है कि आप प्रोटेस्ट में शामिल हो बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं प्रोटेस्ट में शामिल होना इसलिए नहीं है कि मुझे कोई डर है आपसे, इसलिए है कि इस बार का जो प्रोटेस्ट मांग है वो अनैतिक है। समझ में आई? ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बाकी आपका सोचना मानना। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी काम अधिकारी रिश्वत न ले, सिर्फ इसलिए नहीं कि डर है मुझे, क्योंकि ये अनैतिक है, तो सत्यनिष्ठा में आता है। अब आगे चलते हैं। दार्शनिक आधार कांट का ये मैंने पढ़ा। अरस्तु का नैतिक सद्गुण क्या बोलता है? अरस्तु कहता है कि सत्यनिष्ठता को एक नैतिक सद्गुण माना गया। ये कहता है कि अरस्तु के अनुसार कर्तव्य प्राणित कौन? कांट बोलता है। नैतिक सद्गुण बोलता है कि अरस्तु के अनुसार सत्यनिष्ठता बोलता है एक नैतिक सद्गुण माना गया है जो निरंतर अभ्यास से विकसित होता है। क्या बोलता है? निरंतर अभ्यास से विकसित होता है, संतुलन और चरित्र निर्माण पर बल देता है। उदाहरण की बात की जाए, ईमानदारी, साहस, आत्मसंयम जैसे गुण सत्यनिष्ठा के साथ जुड़ते हैं। अब आगे बात है कि सत्यनिष्ठा को एक नैतिक सद्गुण माना जो निरंतर अभ्यास से विकसित होता है, संतुलन और चरित्र निर्माण पर बल देता है। उदाहरण ईमानदार, साहस, आत्मसंयम जैसे गुण सत्यनिष्ठा के साथ जुड़ते हैं। अब आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार बात की जाए तो सत्यनिष्ठा क्या होता है, तो सत्य और नैतिक बल बात करते हैं। अरस्तु नैतिक सद्गुण की बात करते हैं और कर्तव्य सिद्धांत की बात करते हैं कांट। आपको याद रखना है मोटी मोटी। सत्य और अहिंसा जीवन का मूल बनाया है किसने? भाई गांधी जी सत्य और नैतिक बल पर बल देता है, सत्य और अहिंसा। आई ना बात? भाई जहाँ अहिंसा ही नहीं होगी तो वहाँ तो सत्य रहता है। भाई हिंसा होती है ना, वहाँ सत्यता खत्म हो जाती है। आप किसी से डायलॉग बात कर सकते हैं, या आप शांत रख के निशब्द रह के, या फिर आप लहजा में कुछ तेल एजा में आप उसको महसूस करा सकते हैं। भाई आपका ये जो तरीका है ना, ये गलत है।
आप उस तरह मैसेज करवा सकते हैं। जहाँ हिंसा होती है वहाँ सत्यनिष्ठा खत्म हो जाती है। आपने प्रोटेस्ट कभी देखा है? नॉन कॉरपोरेशन जब चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन उसमें सबसे बड़ी असफल और सफलता दोनों देखी गई थी। क्यों देखी गई थी? क्यों? अहिंसा का मूवमेंट दे दिया था। कौन सा वाला आपको पता है? जब नॉन कॉरपोरेशन को रद्द किया था, इसी वजह से ये बोलते हैं कि सत्य और अहिंसा की, जब गांधी जी को लगता था हिंसा हो रही है तो वहाँ सत्यता खत्म हो जाती है, तो गांधी जी पीछे हट जाते थे। तो बात भी सही थी। जहाँ हिंसा होती है ना, वहाँ कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता है। आत्मा की आवाज़ के अनुसार जीना, यही सत्यनिष्ठा है। क्या है? कि आत्मा की आवाज़ के अनुसार जीना, यही सत्यनिष्ठा है। उदाहरण की बात की जाए, गांधी जी ने अंग्रेजों का कानून तोड़ा, परंतु उसे नैतिक रूप से गलत मानकर बोला। गांधी जी ने अंग्रेजों का कानून तोड़ा परंतु उसे नैतिक रूप से गलत मानकर समझा। अब आगे चलते हैं। उपनिषद व गीता की दृष्टिकोण है निष्काम कर्म और सवधर्म पालन की सत्यनिष्ठता का रूप माना। किसने? निष्काम कर्म और सत्यनिष्ठता के सवधर्म की पालन की स्वरूप माना। आंतरिक ईमानदारी और विवेक से प्रेरित निम्न बात की जाए तो गीता में अर्जुन को कर्म के प्रति सत्यनिष्ठ रहने की प्रेरणा दी गई है। किसने? उपनिषद। गीता की बात की जाए तो निष्काम कर्म की बात की जाए, सब धर्म की पालन की बात की जाए तो ये सत्यनिष्ठा का रूप माना गया। और आंतरिक ईमानदारी और विवेक से प्रेरित गीता, मतलब आंतरिक ईमानदारी विवेक की बात है, लॉजिकल हो और हॉनेस्टली हो। आपके अंदर की दिल की जो बात है वो सच्चाई आपके तभी आती है। आप गुस्से में बोलते हैं क्योंकि आप दिल से किसी से दोस्ती रखते हो, दिल से मोहब्बत करते हो, सच्चे इंसान की तरह रहते हो, तो आपके आंतरिक जो ईमानदारी है वो बाहर निकलती है और लॉजिकल बात रखते हैं कि देखो मैंने आपके प्रति इतनी रॉयल नहीं, आपने क्या खरे उतरे कि नहीं। तो यही मेरा एक प्रोटेस्ट होता है और सत्य और अहिंसा के आधार पर प्रोटेस्ट। तो ये लेखक यही चिंता दर्शा रहा आपके प्रति। गीता में अर्जुन को कर्म के प्रति सत्यनिष्ठ रहने की प्रेरणा दी है। किसने? गीता में अर्जुन को कर्म के प्रति लिखा गया है कि कर्म करने। गीता में लिखा गया है कि अर्जुन कर्म को बल देता, जैसे कर्म करेंगे वही एक सत्यनिष्ठ है। तो मेरा आर्टिकल समझाने का बेसिक पर्पज यही था कि एग्ज़ाम आने के समय ये आपको बातें याद रहती है तो आप तुरंत इसको रिवाइज कीजिए, बार बार सुनिए। एग्जाम्पल में जहाँ भी बैठिए आप शांत रहिए, दिमाग के मस्तिष्क शांत रहिए और एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम प्रोसेस होता है ना वो रूल एंड रेगुलेशन से चलता है, भावना से नहीं चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।